Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 9th of April 2023. तो गाइज आज है तारीख 9 अप्रैल 2023 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है वेनेजुएला को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2022 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो मैं आपको पहले बता दूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। अब हर साल हम देखते हैं बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि हमारे पढ़े हुए नहीं होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर ये 2022 में एक ऐसा क्वेश्चन आ गया था जो कि 95% तक लोगों को यहाँ पर इसके बारे में नहीं पता था। तो आज भी बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको इसके बारे में नहीं पता होगा। तो जिनको नहीं पता है वो एक बार इसके बारे में सर्च करना, पढ़ना, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना, लेकिन क्वेश्चन ज़रूर से अटैम्प्ट करना है। क्वेश्चन बोलता है कि भारत में जो CCO है यानी कि कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी कोयले से संबंधित हम एक बॉडी की बात कर रहे हैं। तो इस बॉडी का यानी CCO का रोल क्या है ये आपको बताना है। नीचे आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इन चारों में से कौन सा करेक्ट है वो आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो CCO है ये एक सबसे बड़ा सोर्स है कोल स्टैटिस्टिक्स का। हमारी सरकार के अंदर में जो भी कोल स्टैटिस्टिकल डेटा आपको देखने को मिलेगा उसका सबसे बड़ा सोर्स CCO है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि CCO क्या करता है, जो हमारे कैप्टिव कोल और लिग्नाइट ब्लॉक्स होता है ना, उनकी जो डेवलपमेंट हो रही है उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करने का काम करता है। अब जब मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा ना, तब मैं आपको समझाऊंगा कैप्टिव कोल या कैप्टिव माइंस वगैरह क्या होती हैं। ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट मेंशन करता है कि मान लो सरकार का कोई नोटिफिकेशन है कि मान लो कोई कोल बियरिंग एरियाज़ है, उसको यहाँ पर एक्विजिशन करना है, उसका अधिग्रहण करना है, तो उसको लेकर यहाँ पर जो भी मैटर होंगे, अगर कोई आपत्ति होगी तो उस आपत्ति की जो सुनवाई है, उस ऑब्जेक्शन की जो सुनवाई है वो भी यहाँ पर CCO ही करता है। लास्ट स्टेटमेंट बोलता है कि CCO का एक मेन काम और है, क्या है कि जो कोल माइनिंग कंपनीज़ हैं यानी कि जो कोयले का खनन करने का काम करते हैं, उन कंपनीज़ को कोयला निकालने के बाद में जो एंड यूज़र्स हैं यानी जहाँ पर कोयले का इस्तेमाल होना है वहाँ पे बिल्कुल सटीक समय पर उस कोयले को पहुँचाने का काम करना पड़ेगा। तो इसको इंश्योर करने का भी काम हमारा CCO करता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि कोल माइनिंग कंपनीज़ अपने डेस्टिनेशन तक सही समय पर कोयले को पहुँचा दें? तो इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सा करेक्ट है उस चीज़ को यहाँ पर आपको बताना है। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन A 1, 2 एंड 3, ऑप्शन B 3 एंड 4, ऑप्शन C 1 एंड 2 ओनली, या फिर ऑप्शन D 1, 2 एंड 4। तो इसका सही आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में दो। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों ये आर्टिकल GS पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। भारत पर नज़र रखने के लिए श्रीलंका में रडार बेस यहाँ पर चाइना बना रहा है। इसको लेकर बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल अभी जो है वो पब्लिश हो रहे हैं, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। पिछले 2 दिनों से इस टॉपिक के बारे में चर्चा की जा रही है। बहुत सारे हज़ारों आर्टिकल यहाँ पर इस टॉपिक को कवर कर चुके हैं। जैसा यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, ये आपको नज़र आ रहा होगा, चाइनीज़ रडार बेस इन श्रीलंका टू कीप एन आई ऑन इंडिया। इसी प्रकार से और भी आर्टिकल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। चाइनाज श्रीलंका रडार प्लान लाइकली टू थ्रेटन इंडियाज़ स्ट्रेटेजिक एसेट्स। तो भारत के जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं उनको खतरा पहुँचाने के लिए, उन पर नज़र रखने के लिए चाइना इस प्रकार से श्रीलंका के अंदर में एक रडार जो है वो लगा रहा है। उस रडार के माध्यम से क्या करेगा, वो पूरे इंडियन ओशन रीजन के अंदर में अच्छे से निगरानी रख सकेगा, देख सकेगा यहाँ पर कि क्या क्या एग्जैक्टली इंडिया कर रहा है, इंडिया पर निगरानी रख सकेगा, भारत में कहाँ कहाँ पर वो अच्छे से चीज़ों को देख सकता है उस रडार के माध्यम से, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर एक चीज़ ये आती है
ये इंडियन ओशन रीजन ही क्यों? देखो, इंडियन ओशन रीजन चाइना का एक बहुत बड़ा टारगेट बना हुआ है लंबे समय से। चाइना के बहुत सारा एग्रेशन हम लोगों ने यहाँ पर इस पूरे के पूरे रीजन में देखा है। आपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के बारे में सुना होगा। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल नाम की भी चाइना की ही एक स्ट्रैटेजी है। उस स्ट्रैटेजी के माध्यम से इंडिया को चारों तरफ से घेरने का काम करता है चाइना। अभी इसको हम डिटेल से समझेंगे, बट अभी यहाँ पर आप इस वाले रीजन को समझो, इंडियन ओशन को। तो इंडियन ओशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन आपको देखने को मिल जाएगा पूरे वर्ल्ड में, और चाइना का अग्रेशन इसी रीजन में बहुत ज़्यादा है। और श्रीलंका आप कह सकते हो कि पूरी तरह से कंट्रोल में आ चुका है चाइना के। रीज़न क्या है? रीज़न आपने 2017 से देखने स्टार्ट कर दिए थे। श्रीलंका के अंदर में हालात इतने ख़राब हुए, इनकी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा डाउन हुई, पैसा यहाँ पर सरकार के पास में बचा नहीं है, लोन इन्होंने ऑलरेडी बहुत सारा ले रखा है, अब वो लोन चुकाया नहीं जा रहा है। तो चाइना ने यहाँ पर क्या किया? बहुत सारा लोन ऑलरेडी यहाँ पर श्रीलंका को प्रोवाइड करवा दिया। अब वो लोन श्रीलंका नहीं चुका पा रहा है, और लोन चुकाने के लिए भी उसको यहाँ पर पैसा देना पड़ेगा और ऊपर से लोन लेना पड़ेगा। ऐसा कह सकते हो ये हालात यहाँ पर श्रीलंका के आज भी देखने को मिल रहे हैं। आज भी यहाँ पर अलग अलग जो हमारी इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस है वो श्रीलंका की हेल्प करने के लिए आगे आए हुए हैं। तो इंडिया ने भी काफ़ी हेल्प करी है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पर इंडिया ने भी श्रीलंका को प्रोवाइड करवाए हैं। होता यह है, 2017 में आपने देखा भी होगा, जो श्रीलंका के अंदर में एक पोर्ट, एक बंदरगाह है हम्बनतोता पोर्ट। उस पोर्ट को क्या कर दिया? चाइना को 99 साल के लिए लीज पर दे दिया, 99 ईयर्स के लिए रेंट पर दे दिया, और उसके बदले में कुछ बिलियन डॉलर यहाँ पर, लगभग समथिंग 1.1 बिलियन डॉलर कुछ ऐसी अमाउंट था, तो उतना अमाउंट यहाँ पर श्रीलंका ने ले लिया। तो उतने पैसों के लिए आप कह सकते हो चाइना ने भले ही पैसा दिया हो, लेकिन उसके बदले में कई साल तक इस हम्बनतोता पोर्ट पर चाइना का पूरी तरह से कंट्रोल रहेगा। और अभी क्या हो रहा है? अभी यहाँ पर श्रीलंका की एक और यहाँ पे हरकत देखने को मिली है। क्या हरकत देखने को मिली है कि श्रीलंका ने एक और जगह, यहाँ पे जो मतर आपको दिख रहा है ना, इसी के नीचे यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट रीजन है जिसको हम लोग बोलते हैं दोंदरा बे। ठीक है, ये जो मतरा है ना, यहीं पास में है दोंदरा बे। तो उसी दोंदरा बे वाले रीजन में ही जो चाइना है वो इस रडार को लगा रहा है। तो एक नया पॉइंट आ चुका है न्यूज़ में, आपसे क्वेश्चन भी बन सकता है, ऐसे कभी कभी यूनिक चीज़ों को लेकर क्वेश्चन बन जाता है। दोंदरा बे, तो दोंदरा बे कहाँ पर है? दोंदरा बे आपको श्रीलंका के जस्ट नीचे साउथ में देखने को मिलेगा। यहीं पर ही जो ये रडार है उसको लगा रहा है चाइना, ऐसा बहुत सारी रिपोर्ट्स ऑलरेडी बता चुकी हैं। अब एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है, क्या कर सकेगा चाइना, इसको समझते हैं। देखो, बोला ये क्या है कि पूरे इंडियन ओशन रीजन के अंदर में भारत का प्रेजेंस कहाँ पर है, इंडियन नेवी क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रही है, इंडियन नेवी कहाँ कहाँ पर है, वो सारी चीज़ें चाइना यहाँ से बैठकर देख सकेगा, वो मॉनिटर कर सकेगा। उसके साथ साथ इंडिया में ना कुछ पावर प्लांट्स हैं, खासकर तमिलनाडु वाले रीजन में। आप ये वाला पिक्चर देखो, यहाँ पे मैं इतना जूम कर रहा हूँ पिक्चर, इतना पिक्चर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये वो जगह है जहाँ पर चाइना इस रडार बेस के माध्यम से निगरानी रख सकेगा। तो डोंडरा बे कहाँ पर है? डोंडरा बे ये रहा, जहाँ पे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले पॉइंट दिखाया था, ये है डोंडरा बे, और यहाँ पर रडार लगाएगा। अब इस रडार से क्या होगा, जो हमारा केरला पोर्ट है, इस केरला पोर्ट के ऊपर चाइना निगरानी रख सकेगा। केरला पोर्ट के बाद में तमिलनाडु पोर्ट हो गया, फिर उसके बाद में इधर चांदीपुर मिसाइल टेस्ट रेंज हो गया, फिर उसके बाद में आंध्र प्रदेश पोर्ट हो गया, फिर इधर यहाँ पर ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको बहुत ध्यान से सुनना। एक तो हो गया हमारा कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, और दूसरा वाला है कौन सा वाला? हमारा दूसरा वाला है कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट। यहाँ पर ये दोनों जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है ना, इसके ऊपर भी चाइना निगरानी रख सकेगा। इवन जब इन रिपोर्ट्स को आप डिटेल से पढ़ोगे तो इस रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया गया है कि इन न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम कब कब रिफ्यूलिंग कर रहे हैं, कब कब हम यहाँ पर तेल बदल रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर पर रिफ्यूलिंग करनी पड़ती है ना, ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता रहे। तो कब कब यहाँ पे हम लोग रिफ्यूलिंग कर रहे हैं, वो चीज़ भी जो चाइना है वो मॉनिटर कर सकेगा, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो इतने एरिया में निगरानी रख सकता है। और इतने नहीं, केवल इंडिया का ही, मतलब इंडिया को ही चाइना ने टारगेट नहीं बनाया, यूएस को भी टारगेट बनाया है। क्योंकि यहाँ पे ना एक इंडियन ओशन के अंदर में एक कह सकते हो डियोगे गार्शिया करके यहाँ पर देखने को मिल जाता है, एक छोटा सा आइलैंड। वहाँ पे जो यूएस की मिलिट्री एक्टिविटीज़ हैं वो क्या क्या कर रही हैं, कैसे कैसे यहाँ पर यूएस की मिलिट्री एक्टिविटीज़ चल रही हैं, उसको भी यहाँ पर ट्रैक कर सकता है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। ठीक है, तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंडरा बे, ये आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। सवाल यह है कि इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो मैंने आपको बता दिया इम्पैक्ट क्या ही पड़ने वाला है, क्योंकि ये रडार हमारे काफ़ी सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसे कि कुदनकुलम, कलपक्कम, इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के ऊपर निगरानी रखेगा, उनको कैसे हम रिफ्यूल कर रहे हैं वो चीज़ें देख सकेगा। इवन जो इंडियन नेवी वेसल्स हैं वो यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो अगर ट्रैवल कर रही हैं, यहाँ से वहाँ जा रही हैं, तो उन ट्रैवलिंग को भी देख सकेगा। इंडियन नेवी के ऊपर में पूरी तरह से नज़र रख सकेगा। भारत के जो स्ट्रैटेजिक एसेट्स हैं, इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं, उनके ऊपर यहाँ पे निगरानी रख सकेगा। तो डेफिनेटली इंडिया के ऊपर
तो एक खतरा का जो सिचुएशन है वो तो बने रहेगा, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है। फिर उसके बाद में आप भी सोच रहे होंगे कि मतलब चलो ये तो छोटा सा पॉइंट था, इतना जोर देने की क्या ज़रूरत है। देखो ये छोटा सा पॉइंट नहीं है। चाइना की हरकतें बहुत लंबे समय से इंडियन ओशन रीजन के अंदर में बढ़ चुकी हैं। जैसे श्रीलंका का हम्बनतोता वाला पोर्ट वाला केस मैंने आपको बताया 2017 का। फिर उसके बाद में पिछले साल की बात है, हमने एक वर्ड डिस्कस किया था बहुत, युआंग वांग 5, है ना। युआंग वांग 5 आपको याद आ रहा होगा। क्या है वो? चाइना का जहाज़ है। चाइना का जहाज़ हम्बनतोता पोर्ट आ रहा था, क्या करने के लिए? इंडिया के ऊपर निगरानी रखने के लिए। भारत ने उसकी कड़ी निंदा की थी, है ना। और श्रीलंका से ही मना किया था कि भाई यहाँ पर आप चाइना के जहाज़ को अलाउ कर रहे हो जो कि इंडिया के ऊपर निगरानी रखेगा, जासूसी करेगा। 5 दिन तक यहाँ पर ही रहा भी था, है ना। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बवाल भी हुआ था, बहुत प्रोटेस्ट भी किया था इंडिया ने, खासकर चाइना के अगेंस्ट में यहाँ पर ये बात बोली भी थी। और केवल यहाँ पे अभी कहानी नहीं रुक जाती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस प्रकार से कंट्रोल हो गया। मालदीव्स में यहाँ पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, इधर हम्बनतोता पोर्ट परचेज कर लिया। फिर उसके बाद में इधर म्यांमार, आप देख पाओगे म्यांमार में कुछ पोर्ट डेवलप कर लिए। इवन अभी जो कोको आइलैंड का इशू है वो भी चल रहा है। बोला यह जा रहा है कि अभी न्यूज़ आ रही है कि जो कोको आइलैंड है यहाँ पे, है ना, बोला यह जाता है कि कोको आइलैंड म्यांमार के कंट्रोल में है। ठीक है, म्यांमार का है। वैसे यहाँ पर ये इंडिया के हिस्से में होना चाहिए क्योंकि अंडमान निकोबार आइलैंड का जो पूरा रीजन है उसी रीजन में वो बिलोंग करता है। लेकिन पता नहीं कहाँ से वो म्यांमार को बिलोंग करने लगा है। म्यांमार ने भी क्या कर रहा है, कोको आइलैंड को चाइना को थमा दिया है। तो चाइना की हरकतें कोको आइलैंड पर यहाँ पर भी नज़र आ रही हैं। फिर उसके बाद में ये क्या पॉइंट है, ये ग्वादर पोर्ट है। पाकिस्तान के अंदर ग्वादर पोर्ट बनाया चाइना ने, है ना। यही तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर निकाला है। इस ग्वादर पोर्ट को चाइना से डायरेक्ट कनेक्ट कर रखा है और भारत के इस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले रीजन से निकाल रखा है। ठीक है, इस प्रकार से इंडिया के आसपास ये काम कर रहा है। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक देश देखने को मिलेगा, जिबूटी। ये सही से लेबलिंग नहीं है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ये जो है ना पूरा का पूरा हमारा हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। यहाँ पे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट स्टार्ट हो जाता है। ये सोमालिया है, सोमालिया के पीछे ये डार्क कलर का दिख रहा होगा, जिबूटी। तो ये जो जिबूटी जो कंट्री है ना, यहाँ पर भी चाइना ने अपना जो बेस है वो बना लिया है। ठीक है, यहीं पर आप देख पाओगे बीच में गल्फ ऑफ एडन है, गल्फ ऑफ एडन के बीच में यहाँ पर बेस बनाया है। और पूरे अफ्रीका में जो इन्वेस्टमेंट है जो चाइना का स्टार्ट हो ही चुका है। और ऊपर यहाँ पे इधर चाइना बैठा ही है, पूरा देश ही है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी, जो कि इंडिया को चारों तरफ से घेरने का काम करता है। लेकिन इंडिया का भी यहाँ पर एक मुंह तोड़ जवाब है चाइना को इसी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल का। वो क्या है? चाइना सोच तो रहा है कि हमने इंडिया को घेर लिया है, लेकिन इंडिया ने चाइना को भी घेर रखा है इसके बाहर से। उसको हम लोग बोलते हैं नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी। अब नेकलेस ऑफ डायमंड वाली जो स्ट्रैटेजी है वो कभी आपको दूसरे दिन पढ़ाऊंगा, है ना। तो उसमें थोड़ा और ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो कभी और हम लोग उसके बारे में पढ़ लेंगे। अभी के लिए इतना इन्फॉर्मेशन इस आर्टिकल के रिगार्डिंग आपको रखनी है। आगे आते हैं। अब अगला आर्टिकल आपको फ्रंट पेज पर देखने को मिलेगा। देखो आज है ना संडे का जो न्यूज़पेपर है आज कुछ काम का आया ही नहीं है। हालांकि जो हमारा फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन पेपर होता है ना FAQ वाला, वहाँ पे जो तीनों आर्टिकल वो हमारे रिवीजन वाले हैं। यानी कि आज का सेशन आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए भी होगा क्योंकि पूरे सप्ताह का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पूरे सप्ताह के सारे रिपीटेड आर्टिकल्स ही आज थोड़े डिटेल में हैं, बट उनको हम लोग जैसे नोट्स की फॉर्म में डिस्कस करते हैं ना उसी तरीके से डिस्कस करेंगे। और रिवीजन इंपॉर्टेंट भी होता है, तो हमारा काम हो जाएगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल तो अभी एक आर्टिकल ये है, ये क्या बात करता है, यहाँ पर मेंशन किया गया है कि देखो NCERT से बहुत सारा जो डेटा है, बहुत सारी चीज़ें वो हटाई गई हैं। क्योंकि NCERT ने पिछले साल ही मेंशन कर दिया था कि जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, उसमें ये बोला गया था कि हमें 30% से जो सिलेबस है वो कम करना है। तो NCERT ने देखा कि भाई कहाँ कहाँ से हम क्या क्या चीज़ों को काट सकते हैं। अभी रिसेंटली हमने डिस्कस किया था जो मुग़ल एम्पायर है ना, उसको हटाने के बारे में चर्चा की गई कि मुग़ल एम्पायर को हटाएंगे। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि क्या क्या कौन कौन सी किताब से हटाने के लिए यहाँ पर मेंशन किया गया है। फिर उसके बाद बोला यह गया कि और भी बहुत सारा डेटा NCERT ने हटाया है। इवन सोशलॉजी की जो किताब है ना, NCERT की क्लास 11 की जो सोशलॉजी की बुक है, वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे जैसे कि विदर्भ के बारे में। अब विदर्भ क्या है आपको पता होगा, महाराष्ट्र के अंदर ही एक रीजन है विदर्भ रीजन, है ना। वहाँ पर लंबे समय से वाटर क्राइसिस देखने को मिलेगा। पानी को लेकर बहुत सारे इश्यूज़ हैं, एग्रेरियन डिस्ट्रेस है यानी कि एग्रीकल्चर को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारी डेथ हो रही है, उसको लेकर एक पूरा टॉपिक था, है ना। फिर उसके बाद में जो क्लास बेस्ड जो किंग्स थे, क्लास बेस्ड किंग्स, ये आपको देखने को मिलेगा, ये भी कुछ चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जितने भी टॉपिक्स क्लास 11 की सोशलॉजी वाली किताब के अंदर में थे वो सारे के सारे टॉपिक्स अभी वहाँ से ड्रॉप डाउन कर दिए, वो सब हटा दिए हैं। लेकिन इसके बारे में इन्फॉर्मेशन किसी के पास में ज़्यादा है नहीं, किसी को इसके बारे में मतलब ज़्यादा नहीं पता है, ज़्यादा चर्चा यहाँ पर हुई नहीं है। ठीक है, तो बोला ये जा रहा है कि जो सोशलॉजी की क्लास 11 की टेक्स्ट बुक है
उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जैसे कि एक चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी करके, जिसने बहुत सारे टॉपिक्स उस चैप्टर से हटा दिए हैं। फिर उसके बाद में ये जो टॉपिक्स हटाए गए ना, इसको पब्लिक डोमेन में डिक्लेयर ही नहीं किया है। एनसीईआरटी ने जो पिछले साल एक लिस्ट रिलीज़ की थी ना कि हम ये टॉपिक हटाएंगे, उसके अंदर भी यहाँ पे प्रॉपरली डिक्लेयर ही नहीं किया, जबकि इन चैप्टर्स को हटा दिया गया। फिर ऐसे यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 इस किताब का, जिसका नाम है एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी, इसको भी यहाँ पर ड्रॉप डाउन किया गया। इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं, उनको यहाँ पर हटाया गया। जैसे मैंने आपको बोला ना, विदर्भ रीजन जो महाराष्ट्र के अंदर में, वहाँ पर वाटर इश्यूज़ बहुत लंबे समय से हैं, है ना। एग्रीकल्चर को लेकर बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लोग यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं, वो सारे टॉपिक्स उसमें कवर थे, बट उन टॉपिक्स को हटा दिया गया। फिर उसके बाद में बोला जाता है कि जो विदर्भ रीजन को लेकर पूरी केस स्टडी है, वो केस स्टडी बहुत पुरानी है, लगभग 2005 की केस स्टडी वो देखने को मिल जाएगी, लेकिन उस केस स्टडी को अभी के समय पर हटा दिया गया है। और उसके साथ साथ कई और चीज़ें, फन एंड फूड विलेज, वाटर, अम्यूज़मेंट पार्क, बहुत सारी ऐसे टॉपिक्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि मतलब अलग अलग चैप्टर्स के अंदर इन टॉपिक्स को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। और इन जो भी पॉइंट्स डिलीट करे हैं इस किताब से, उसमें एक बुल्दाना डिस्ट्रिक्ट वाला जो रीजन है वो भी यहाँ पर कह सकते हो हटा दिया गया है। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे जो आर्टिकल अमित बविस्कर को लेकर थे, वो सारे यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पर हटा दिए गए हैं। प्रॉब्लम क्या है इसमें? फिर प्रॉब्लम यहाँ पर ये मेंशन की जा रही है कि आपने यहाँ पर ये जो डिलीशंस हैं, यानी कि ये जो डिलीट कर दिए हैं चैप्टर्स, वो तो कर दिए हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने यहाँ पर इसके बारे में पब्लिक में क्यों नहीं यहाँ पर डिक्लेयर किया? जो अभी यहाँ पे इन्होंने एक लिस्ट रिवाइज करके दी है ना कि हाँ ये टॉपिक्स हटाएंगे, उसके अंदर क्यों नहीं मेंशन किया जब इन्होंने हटा दिया? तो वो यहाँ पर इसके बारे में चर्चा की गई है इस आर्टिकल में। समझ गए? चलो आते हैं अगले आर्टिकल पर। ना दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत छोटा सा आर्टिकल है, कुछ पढ़ने लायक नहीं है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो जो हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, ये 3rd प्रेसिडेंट बन चुकी हैं, तीसरी राष्ट्रपति बन चुकी हैं, जिन्होंने सुखोई फाइटर जेट को अभी उड़ाया है। तो थोड़े समय के लिए यहाँ पर सुखोई फाइटर जेट को उड़ाया गया, इस वजह से यहाँ पर ये काफ़ी चर्चा में हैं। लगभग 30 मिनट्स तक, 30 मिनट तक यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्रा और तेजपुर वैली है, उन एरियाज़ को यहाँ पे कवर किया गया है इस सुखोई फाइटर जेट के माध्यम से। ठीक है, तो हमारी प्रेसिडेंट है जिन्होंने इसको फ्लाई किया है, जैसा आप यहाँ पर ये पिक्चर भी देख पा रहे होंगे, इस वजह से ये चर्चा में है। तो वनडे एग्जामिनेशन में आपसे तो डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि जो कौन है 3rd प्रेसिडेंट जिन्होंने यहाँ पर सुखोई फाइटर जेट उड़ाया, तो वनडे एग्जामिनेशन में ऐसे डायरेक्टली सवाल बन जाते हैं, लेकिन यूपीएससी में यहाँ पे सवाल बहुत मुश्किल से आपको बनता हुआ नजर आएगा। बट छोटा सा कॉन्टेक्स्ट था, तो आप ध्यान में रख सकते हो। काफ़ी सारे लोग हैं जो कि अलग अलग एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, वो इस वीडियो को देखते हैं, तो उनके लिए मैंने यहाँ पर ये छोटा सा पॉइंट जो है वो कवर कर दिया है। आगे आते हैं ना दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे 12,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नाउ आपको पता होगा रोज़ाना बहुत सारे एडिटोरियल पब्लिश होते हैं, बट संडे में जो एडिटोरियल है वो पब्लिश नहीं होता, ना ही टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट आता है। तो संडे में हमारा एक पेज आता है जिसको हम लोग FAQ बोलते हैं, और इसको आप रिवीजन पेज भी बोल सकते हो, जो पूरे सप्ताह में 3 से 4 सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे चर्चा में रहे हैं, बहुत हॉट इश्यूज चर्चा में रहे हैं, उन्हीं को यहाँ पे डिटेल से कवर करता है। जैसे पहला मुद्दा ये चर्चा में था, इसको डिटेल से हम डिस्कस करेंगे कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के जो नाम है वो बदल दिए हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है, चाइना क्या बोलता है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, वो सब कुछ यहाँ पर डिस्कस किया गया है, कवर करेंगे। फिर एक सबसे हॉट इशू पिछले सप्ताह ये बना रहा, इस हॉट इशू में क्या मेंशन किया गया है कि जो ओपेक कंट्रीज़ यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, इन्होंने बोला है कि जो तेल का प्रोडक्शन है वो अब से हम लोग कम करेंगे और आने वाले समय पर तेल का प्रोडक्शन कट डाउन करते रहेंगे, और इससे दुनिया भर में इम्पैक्ट पड़ेगा, तेल के दाम आने वाले समय पर और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। तो हम यहाँ पर समझेंगे आखिरकार इन ऑयल प्रोड्यूसर्स ने ये जो आउटपुट है इसको कट डाउन क्यों करने के बारे में चर्चा की है। फिर एक तीसरा हॉट इशू यहाँ पर पूरे सप्ताह में ये चर्चा में था, क्या था? अभी आपको पता होगा 2 दिन पहले की बात है, जो IT रूल्स हैं 2021 वाले, इनमें संशोधन कर दिया गया है, अमेंडमेंट कर दिया गया है। तो अमेंडमेंट करके काफ़ी सारी नई चीज़ें यहाँ पर ऐड कर दी गई हैं फेक न्यूज़ को लेकर। तो वो डिस्कस करेंगे कि फेक न्यूज़ को लेकर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इस आर्टिकल में समझाई गई हैं। तो ये थे हमारे 3 रेलिवेंट इशूज़। चलो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इशू यह है, व्हाट इज़ बिहाइंड चाइनाज रीनेमिंग स्प्री, यानी कि अभी आपने देखा चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में 11 जगह के जो नाम है वो बदल दिए हैं, और मैंडरिन के अंदर में, यानी जो चाइनीज़ लैंग्वेज है मैंडरिन, जो कि चाइना में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, उस भाषा के अंदर में यहाँ पर ये नाम रख दिए गए। कुछ नदियों के जगहों के नाम जो है बदल के अपने हिसाब से रख दिए। अब ऐसा क्यों? देखो यहाँ पे चाइना ऐसा नहीं पहली बार काम कर रहा है, चाइना पहले भी ये हरकतें कर चुका है, और चाइना के साथ में हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स रहते ही हैं।
और अगर आप बॉर्डर डिस्प्यूट्स देखना चाहोगे तो कहाँ कहाँ पर, आपको पता ही है, ये जो अक्साई चीन वाला रीजन है, ये जो थोड़ा सा लाइट रेड कलर का आपको रीजन देखने को मिलेगा, इसको चाइना कब्जा चुका है। चाइना बोलता है कि ये हमारा रीजन है अक्साई चीन वाला। फिर उसके बाद में इधर आपको थोड़ा डोकलाम के पास में यानी सिक्किम वाला रीजन देखने को मिल जाएगा। इधर अरुणाचल प्रदेश, ये रहा अरुणाचल जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो अरुणाचल प्रदेश का जो रीजन मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये तो वैसे भारत का एक राज्य है, नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट है, लेकिन चाइना इस पूरे राज्य को क्लेम करता है। चाइना बोलता है ये पूरा का पूरा स्टेट जो है ना, ये हमारा है, ये इंडिया को बिलोंग नहीं करता है। इस वजह से यहाँ पर भी बहुत सारे विवाद जो है बॉर्डर पर चाइना और इंडिया के बीच में रहते हैं। चाइना ने क्या किया, यहीं पर बॉर्डर के आसपास के काफ़ी सारे रीजन हैं, वहाँ पे 11 जगह के नाम बदल कर चाइनीज़ भाषा में रख दिया, मैंड्रिन के अंदर में रख दिए। अब क्या हुआ, इसको लेकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं वो सामने आते हैं और वो ये बोलते हैं कि देखो, आप नया नाम इन्वेंट कर लो, कोई बात नहीं, आपको खुशी हो रही है रख लो, लेकिन यहाँ पे जो नाम है जैसे हमारी साइड से हैं वो वैसे ही रहने वाले हैं। आपको नए नाम रखने, इन्वेंट करने कर लो, उससे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अरुणाचल प्रदेश पहले भी भारत का हिस्सा था और अभी भी है और आगे भी रहेगा। ये बात हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। उन्होंने यहाँ पर चाइना को इस 11 नाम को बदलने का जो ये पूरा का पूरा मैटर था, इसको लेकर जवाब दिया है। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि पहले भी चाइना इस प्रकार की हरकतें कर चुका है। कब कब, 2017 में आप लोगों ने यहाँ पर देखा था 6 जगहों के नाम बदले गए थे। फिर उसके बाद में दिसंबर 2021 की बात है, तो 2021 में भी चाइना ने 15 जगह के जो नाम है अरुणाचल प्रदेश के अंदर में वो बदल कर मैंडरिन के अंदर में रखने की कोशिश की थी, यानी कि जो चाइना की भाषा है उसमें यहाँ पर रखने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट आपको नहीं पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। इंडिया अरुणाचल प्रदेश को, जैसे मैंने आपको बोला है, बोल चुका है कि पहले भी हमारा हिस्सा था, अभी भी और आगे भी रहेगा। ठीक है, अब होता यहाँ पर यह है कि ये विवाद उठा कैसे, मतलब चाइना ऐसा क्यों कर रहा है। यहाँ पे सारा रीजन आता है मैकमोहन लाइन का। अब मैकमोहन लाइन कौन सी है, पहले इस नक्शे में आप मैकमोहन लाइन को देख लो, ताकि जो मैं अब आपको पढ़ाऊँगा वो चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाए। मैकमोहन लाइन को अगर अच्छे से देखना है तो आपको ये जो लाइन दिख रही है ना, ये रेड कलर की, जो कि चाइना और इधर इंडिया के अरुणाचल प्रदेश को बेसिकली यहाँ पर ये अलग कर देती है। चाइना इधर है और अरुणाचल प्रदेश से सारा का सारा रीजन जो है इधर की साइड में वो है इंडिया का। तो इधर जो यहाँ पर बॉर्डर पर लाइन है ना, वही बेसिकली हमारी एक मैकमोहन लाइन है बॉर्डर के जस्ट पास में। ठीक है, तो ये जो मैकमोहन लाइन आपको दिख रही है, इसी का कह सकते हो कि यहाँ पर चाइना विरोध भी करता है, जबकि मैकमोहन लाइन दोनों हिस्सों को अलग अलग बांट चुकी है, बता चुकी है इंडिया का यह हिस्सा है, लेकिन चाइना मैकमोहन लाइन को एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों नहीं एक्सेप्ट करता, आओ समझते हैं। तो आपने लोकेशन देख लिया मैकमोहन लाइन की है। अब ये जो मैकमोहन लाइन है, ये एक बाउंड्री है, डिस्प्यूटेड बाउंड्री है, जो कि इंडिया और चाइना के बीच में आपको खींची हुई देखने को मिलेगी। चाइना के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे और इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स और तिब्बत के, क्योंकि बात हम लोग कर रहे हैं अभी 1913 से लेकर 1914 के बीच की। 1913 से लेकर 14 के बीच में इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था, आपको पता है। और उस समय पर ना जो चाइना है, वो चाइना इतना बड़ा देश हुआ भी नहीं करता था। जो इंडिया के जस्ट ऊपर वाला रीजन है ना, वो तिब्बत रीजन कहलाता था, ना कि चाइना। ठीक है, वो तो तिब्बत को चाइना ने कब्जा लिया, उसके बाद वो वहाँ तक फैल गया, तब जाके हमारी बॉर्डर जो है चाइना के साथ में सटी है। अदरवाइज़ यहाँ पे वो तिब्बत वाला रीजन हुआ करता था। तो होता क्या है, 1913 से 14 यानी कि लगभग 1 साल में चाइना, इंडिया और तिब्बत, ये तीनों देश शिमला के अंदर में एक मीटिंग करते हैं। ठीक है, अब मीटिंग इसलिए हो रही थी ताकि यहाँ पर ये जो बाउंड्री है इनके बीच में वो सेटल की जा सके, बाउंड्री को तय किया जा सके। और ये बाउंड्री तय की गई, तिब्बत और इंडिया और तिब्बत और चाइना के बीच में बाउंड्रीज़ को यहाँ पर तय किया गया। और ये जो कॉन्फ्रेंस, ये जो पूरी मीटिंग चल रही थी शिमला कॉन्फ्रेंस, इस शिमला कॉन्फ्रेंस के अंदर में एक पर्सन थे जो कि ब्रिटिश इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी थे, क्योंकि उस समय पर इंडिया ब्रिटिश इंडिया कहलाता था, अंग्रेज़ों का पूरा कंट्रोल था। तो ब्रिटिश इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी सर हेनरी मैकमोहन थे, ये यहाँ पर इस पूरे के पूरे शिमला कॉन्फ्रेंस को, इस मीटिंग को लीड कर रहे थे। इसी वजह से इनके नाम के ऊपर ही इस लाइन का नाम भी मैकमोहन लाइन पड़ा हुआ है। ठीक है, अब होता यहाँ पर यह है कि शिमला कॉन्फ्रेंस के दौरान जो ये मैकमोहन लाइन बनाई गई थी, ये कैसे बनाई गई थी, देखो ये बोला गया था कि ये वो लाइन है जो कि ब्रिटिश इंडिया यानी कि भारत वाला रीजन और उसके पीछे जो तिब्बत वाला रीजन है, दोनों को अलग अलग कर देगा। ठीक है, तो ऐसे हमने देखा अरुणाचल प्रदेश जो है ना, वो बेसिकली इंडिया वाले रीजन में आया, इंडिया के हिस्से में देखने को मिलेगा, और उसके पीछे का जो रीजन है वो तिब्बत कहलाता था उस समय पर। बाद में चाइना ने कब्जा आया तो चाइना कहलाने लगे वो। ठीक है, तो इंडिया और तिब्बत को यहाँ पर आप कह सकते हो इन दोनों के बीच की बॉर्डर वाली लाइन थी, जिसको हम लोग मैकमोहन लाइन बोलते हैं। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर सेटल हो चुकी थी, तिब्बत इसको एक्सेप्ट कर चुका था। और उसके बाद यहाँ पर चाइना सामने निकल कर आता है और चाइना कहता है कि जो ये मैकमोहन लाइन है ना,
जो ये ड्रॉ की गई है इसको हम एक्सेप्ट करते नहीं हैं। जबकि यहाँ पर तिब्बत इसको एक्सेप्ट कर रहा था, क्योंकि उस समय पर तिब्बत एक देश हुआ करता था। तो तिब्बत ने यहाँ पर जो तवांग वाला रीजन है वो भी बेसिकली यहाँ पर इंडिया में दिया। इस एग्रीमेंट के बेसिस पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है प्रॉपरली डिसाइड हो चुकी थी। बट चाइना के रिप्रेजेंटेटिव्स क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि देखो हम इस एग्रीमेंट को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाले, और उन्होंने एक्सेप्ट किया भी नहीं। क्योंकि चाइना की सरकार का कहना यहाँ पर यह है कि जो ये मैकमोहन लाइन है ये इलीगल है, ये अवैध तरीके से बनाई गई है। चाइना ऐसा क्यों बोल रहा है? चाइना ये बोल रहा है कि जो अरुणाचल प्रदेश है ये पहले तिब्बत का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ पर आप देख पाओगे पहले ये तिब्बत वाला रीजन हुआ करता था। तो चाइना बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश ये वाला रीजन पहले तिब्बत का था, और बाद में यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश इंडिया को दिया गया, और तिब्बत आज चाइना के कंट्रोल में है। तो चाइना चाहता है कि ये वाला हिस्सा भी जो है वो चाइना को मिल जाए। उसको लेकर यहाँ पे चाइना अपने अलग अलग तर्क जो है वो देता रहता है। जैसे कुछ मठ आपको देखने को मिलेंगे, मठ यानी कि बुद्धिस्ट जो मोनेस्ट्रीज़ होती हैं, बुद्धिज़्म की जो मठ होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो कुछ सिमिलर मठ हैं तवांग वाले रीजन में यानी अरुणाचल प्रदेश के अंदर में, और कुछ सेम मठ ऐसे ही ल्हासा में, ल्हासा जो कि तिब्बत में देखने को मिलता है, वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो कुछ सिमिलर मठ नज़र आएंगे। तो चाइना इसी वजह से यहाँ पर ये क्लेम करता है कि देखो ऐसे मठ यहाँ पर हैं और सिमिलर बिल्कुल वहाँ पर हैं, सब कुछ सेम है, यानी अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का रीजन था। ये बात यहाँ पर चाइना बार बार मेंशन करता रहता है। हालांकि उसके बाद में आपको पता होगा 1962 में इंडिया और चाइना के बीच में एक वॉर हो जाती है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चाइना बेसिकली इस पूरी टेरिटरी को क्लेम कर रहा होता है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर विवाद हो जाता है, लेकिन बाद में यहाँ पर धीरे धीरे इस विवाद को शांत भी किया जाता है। लेकिन भले यहाँ पर ये वॉर शांत हो गया हो, लेकिन उसके बावजूद भी बाद में भी जो चाइना है वो उस टेरिटरी को क्लेम करता चला गया और बोलता चला गया ये पूरा का पूरा रीजन हमारा रीजन है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो अभी यहाँ पे मैंने जैसा बता दिया है कि कौन कौन से रीजन है जिसके नाम अभी बदले हैं। तो न्यूज़ यहाँ पर ये निकल कर है कि चाइना ने 11 जगह के नाम बदल दिए, जिसमें से 5 पहाड़ के नाम बदल दिए, यानी कि पहाड़ की जो चोटियाँ होती हैं ना उनके अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग नाम रख दिए जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर बोला जा रहा है कि कुछ 5 पहाड़ों की जो चोटियाँ हैं उसके नाम बदल कर इन्होंने चाइनीज़ में रख दिए हैं, 2 रिवर्स के नाम बदल दिए हैं, और 2 रेसिडेंशियल एरियाज़ हैं उसके नाम भी यहाँ पर बदल दिए हैं। ठीक है, अब चाइना ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि चाइना इस पूरी टेरिटरी को क्लेम करता है कि वो उसका हिस्सा है, हम डिस्कस कर चुके हैं। और चाइना अरुणाचल को अरुणाचल प्रदेश नहीं बोलता है, चाइना चाइनीज़ लैंग्वेज में इसको जांगनान के नाम से बोलता है कि ये जांगनान का रीजन है और साउथ तिब्बत का हिस्सा है। तो साउथ तिब्बत का हिस्सा है तो ये हमारा हिस्सा होना चाहिए, जांगनान यहाँ पर इसको बोलता है वो। ठीक है, ध्यान रखना। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि चाइना को इससे मिलेगा क्या? मतलब चाइना यहाँ पर इस प्रकार की क्लेम कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बता रहा है, नाम बदल रहा है, इससे यहाँ पर चाइना को क्या गेन देखने को मिलेगा, क्या यहाँ पर चाइना को मिल रहा है? तो बोला ये गया कि देखो ये चाइना की स्ट्रैटेजी का ही हिस्सा है। चाइना की पहली बहुत लंबी स्ट्रैटेजी है अलग अलग एरियाज़ के बॉर्डर को कब्जाना, उस स्ट्रैटेजी का यहाँ पर यह हिस्सा है। और इसमें एक चीज़ खास देखने को मिली है, जब जब अरुणाचल प्रदेश के अंदर कोई ना कोई व्यक्ति इंपॉर्टेंट पर्सन विजिट किया है तब तब चाइना ने यहाँ पर इसी प्रकार की हरकत दिखाई है, कभी डिस्प्यूट या कभी यहाँ पर नाम बदल कर अपना जो है प्रेजेंस वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। फॉर एग्जांपल अक्टूबर 2021 में जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे वेंकैया नायडू जी, वो यहाँ पर गए थे इस अरुणाचल प्रदेश की स्टेट असेंबली को एड्रेस करने के लिए। ठीक है, उस समय पर भी यहाँ पर चाइना ने अपनी हरकत दिखाई। फिर उसके बाद 2017 में कह सकते हो कि यहाँ पर दलाई लामा जब विजिट करे थे अरुणाचल प्रदेश को, तब यहाँ पर चाइना ने क्या किया, चाइना ने यहाँ पर कुछ जगह के नाम बदल दिए, ये दिखाने की कोशिश की देखो अरुणाचल प्रदेश में किसी को विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, ये हिस्सा हमारा है। क्योंकि जब जब कोई विजिट करता है इसकी चर्चा दुनिया भर में होने लगती है। अभी आपने देखा होगा बहुत सारी कंट्रीज़ अरुणाचल प्रदेश के साथ में एग्रीमेंट भी कर रही हैं अलग से। तो अरुणाचल प्रदेश की इंटरनेशनल लेवल पर जो छवि बनी है वो ये है कि वो इंडिया का ही इंटीग्रल पार्ट है। इवन यहाँ पर यूएसए ने अभी हाल ही में स्टेटमेंट दिया था, आपको याद भी होगा। तो यूएसए बोल चुका है, इस मुद्दे को उठा चुका है, यानी जो चाइना ने 11 नाम बदले हैं ना, इसको लेकर अमेरिका सामने आया और बोला कि अरुणाचल प्रदेश भारत का इंटीग्रल पार्ट है। तो यहाँ पर चाइना जो कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। तो क्या केवल ये भारत के साथ में कर रहा है? ऐसा नहीं है। आपने ताइवान के साथ में देखा होगा, ताइवान भी ऐसे यहाँ पर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ताइवान को कब्जा लूँगा, ऐसा यहाँ पर चाइना मेंशन कर रहा है कि ताइवान को अपने देश में ऐड कर लूँगा, है ना। और जो बार बार जो मेन फैक्ट्स होते हैं, जो मेन तथ्य हैं, जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, उसको बार बार चाइना बदलने की कोशिश करता है, दिखाता है कि देखो यहाँ पर ये चीज़ें हमारे बिल्कुल फेवर में हैं। बात क्लियर हो गई? तो आई होप आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिल चुकी है, एक रिवीजन भी हो चुका है, प्लस डिटेल्स आपको मिल चुकी हैं। इन पॉइंट्स को अपने एग्जामिनेशन के लिए ज़रूर से डाउनलोड करके रख लेना PDF में से। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बोलता है वाई हैव की ऑयल प्रोड्यूसर्स वाउड आउटपुट कॉस्ट। देखो हुआ क्या ना,
अभी कुछ दिन पहले की बात है, जो ओपेक कंट्रीज़ हैं, ओपेक की फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ये वो देश हैं जो कि बहुत सारा कच्चा तेल को प्रोड्यूस करती हैं, कच्चा तेल का उत्पादन करती हैं और उनको प्रोड्यूस करने के बाद में अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं उनको बेचती भी हैं, है ना। बहुत सारे देश ऐसे देख, सऊदी अरेबिया, इराक, यूएई, है ना, रशिया, ये सारे देश हैं जो कि कच्चे तेल का प्रोडक्शन अपने साइड से करती हैं। आपको पता होगा दुनिया भर में ऑयल यहीं से आ रहा है, ये मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं। तो हुआ क्या, आपने पता होगा साल 2020 का समय, साल 2020 जब कोविड-19 आ गया था और कोविड-19 की वजह से साल 2020 में वही अप्रैल मार्च से लॉकडाउन लगा और पूरे साल जो है वो पूरा साल जो है बंद रहा। फिर 2021 में भी वही हालात देखने को मिले, वो भी पूरा साल बंद रहा लॉकडाउन की वजह से। अब जब लॉकडाउन रहा तो कोई ट्रैफिक मूवमेंट हो नहीं रहा था, कुछ भी मतलब लोगों का मूवमेंट नहीं हो रहा था, घर में बैठे हुए थे। तो जो लोगों का तेल का खर्चा है वो भी कम हो गया था, जो तेल की डिमांड है दुनिया भर में वो कम हो गई थी। अब हुआ क्या, जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं ये, इनसे तेल खरीदना बंद कर दिया अलग अलग देशों ने। अलग अलग कंट्रीज़ ने तेल खरीदना बंद ही कर दिया क्योंकि उनके देश में यूज़ ही नहीं हो रहा है, और थोड़ा बहुत यूज़ होगा उसका भंडार वो पहले से रखते हैं, एक रिजर्व बना के रखते हैं, हर एक देश रखता है रिजर्व बना के, पहले से उन्होंने भर के रख रखा था, कह रहे थे ये यूज़ करेंगे। अब इससे हुआ क्या, इन 2 सालों में ना इन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ की हालत पूरी तरह से ख़राब हो गई, क्योंकि ये वो कंट्रीज़ हैं, जैसे सऊदी अरेबिया की बात करें, यूएई की बात करें, ये अरब कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि पूरी तरह से किसकी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी कच्चे तेल से ही सारी की सारी कमाई इन देशों में हो रही है, कच्चा तेल खत्म तो सब कुछ खत्म। इस प्रकार की चीज़ें हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो हुआ क्या, इन 2 साल में इतना ज़्यादा लॉस हुआ इन देशों को कि उसके बाद यहाँ पर इन्होंने डिसाइड किया कि अब जब से लॉकडाउन खुलेगा तेल की डिमांड वापस से बढ़ेगी, जैसे आज के समय में। तो तेल की डिमांड जब बढ़ेगी तो इनका जो 2 साल का लॉस हुआ है ना वो हम रिकवर करेंगे, ये इनकी सोच है। अब वो रिकवर कैसे कर रहे हैं, अब बीच में इन्होंने यहाँ पर क्या बोला है आर्टिकल के अंदर में, आर्टिकल में ये बोला है कि रोज़ाना के बेसिस पर, डेली के बेसिस पर क्या होगा, मिलियंस ऑफ बैरल जो तेल का प्रोडक्शन है वो कम कर दिया जाएगा। रोज़ रोज़ तेल का प्रोडक्शन ये कम करने वाले हैं। यानी अभी तेल का उत्पादन करते हैं, थोड़ा कम करेंगे, फिर थोड़ा कम करेंगे, फिर थोड़ा कम करेंगे, ऐसे कम कम उत्पादन करेंगे रोज़। तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि दुनिया भर में जो तेल की डिमांड है वो तो वैसी की वैसी बनी हुई है, क्योंकि अब सब कुछ बढ़िया हो गया है, तो डिमांड तो अभी भी ज़्यादा है तेल की, लेकिन प्रोडक्शन हो नहीं रहा है। और प्रोडक्शन हो नहीं रहा है तो क्या होगा, इसकी जो डिमांड के साथ साथ जो दाम है, प्राइस है, वो भी बढ़ जाएंगे। यानी कि अब जो भी इन देशों से तेल खरीदना पड़ेगा वो थोड़े महंगे दाम में खरीदना पड़ेगा। तो जो इनका एक्स्ट्रा पैसा इनके पास में आएगा वो इन 2 साल का 2020 और 21 का रिकवरी होने वाली है, यानी कि जो इनको लॉस हुआ था उसका पैसा ये रिकवर करने वाले हैं। हालांकि इसका इम्पैक्ट दुनिया भर की कंट्रीज़ में देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया के ऊपर भी इस कच्चे तेल के दाम के बढ़ने की वजह से इंडिया के अंदर भी जो महंगाई है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। और इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है ना, कि सप्लाई अगर कम है किसी चीज़ की और डिमांड बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, उसका जो प्राइस है वो भी यहाँ पर बढ़ जाएगा। वही कंडीशन यहाँ पर देखने को मिली है। ठीक है, अब इनमें क्षमता तो है, प्रोड्यूस तो कर सकते हैं, लेकिन ये जानबूझ के प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें अपने पिछले 2 साल का जो लॉस है वो अभी कवर करना है। बात क्लियर हो गई? यही चीज़ मैंने आप लोगों को अभी यहाँ पर समझाई है, जो कि यहाँ पे लिखित में आपको प्रोवाइड करवाई गई है कि धीरे धीरे हम यहाँ पे क्या करेंगे, रोज़ाना के बेसिस पर मिलियंस ऑफ जो बैरल्स है उसका प्रोडक्शन कम करने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पैरा के अंदर समझाया गया कि कौन कौन सा देश कितना कितना तेल का कट डाउन करने वाला है, कौन कौन सा देश कितना कितना कम करने वाला है। ठीक है, कितना प्रोडक्शन कट डाउन किया जाएगा, वो चीज़ आपके लिए नहीं है, आपको एग्जामिनेशन में ये चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका इम्पैक्ट भारत में क्या पड़ेगा, भारत में इसका असर क्या देखना पड़ेगा, ये जानना ज़रूरी है। तो इस आर्टिकल से 2 रेलिवेंट चीज़ें हैं। एक तो आपको ओपेक के बारे में पता होना चाहिए, ओपेक प्लस क्या है। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि ये इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कच्चे तेल के दाम बढ़ जाने से। पहली चीज़ ओपेक क्या है मैंने आपको समझा दिया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ये बेसिकली यहाँ पर एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि एक ऐसी बॉडी है जिसमें कई सारे जो देश हैं उनकी सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। इस बॉडी को बनाया गया था लगभग बगदाद में, एक कॉन्फ्रेंस चल रहा था 1960 के समय में, तो उस कॉन्फ्रेंस के दौरान यहाँ पर इसको बनाया गया। और कौन कौन से देशों ने मिलकर इसको बनाया था, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला, ये कुछ कंट्रीज़ ने मिलकर यहाँ पर इसको बनाया था। ये वही देश हैं जो कि बहुत सारा ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं। अब हुआ क्या कि स्टार्टिंग में ही 4-5 कंट्रीज़ ने मिलकर इसको बनाया। अब धीरे धीरे जैसे 1960 में ये बॉडी बन जाती है ना, उसके बाद 1961 से लेकर धीरे धीरे इसमें और कंट्रीज़ ऐड होती चली गई। जैसे कतर बाद में ऐड हुआ है, इंडोनेशिया, लीबिया, यूएई, अल्जीरिया, नाइजीरिया, इक्वाडोर, गैबोन, एंगोला, फिर इक्वेटोरियल गिनी, कॉन्गो, ऐसे ऐसे यहाँ पर धीरे धीरे ये सारी कंट्रीज़ इसमें ऐड हो गई।
फिर करंट समय पे आप देख पाओगे इस ओपेक के अंदर में टोटल 13 मेंबर आपको देखने को मिलेंगे, 13 कंट्रीज़ देखने को मिल जाएंगी। कहोगे ये तो ज़्यादा है, तो हुआ क्या ना, पहले स्टार्टिंग में ये सब कंट्रीज़ ऐड हो गई थी, बाद में इक्वाडोर, इंडोनेशिया, कतर और गैबॉन ये सस्पेंड हो गए इसकी मेंबरशिप से। देन उसके बाद में इसमें टोटल 13 कंट्रीज़ बन जाती हैं। ओपेक का पर्पज़ क्या है, तो इनका पर्पज़ है क्या करना, ये जो ऑयल प्रोडक्शन करने वाली कंट्रीज़ है ना, ये सारे का सारा जो इंटरनेशनल लेवल पर कच्चा तेल है उसके प्राइस को डिसाइड करने का काम, उसका प्रोडक्शन करने का काम, ये सारा काम यहाँ पर इन ओपेक कंट्रीज़ का देखने को मिल जाता है। अब आपने ओपेक के साथ साथ एक और टर्म ज़रूर से सुना होगा, ओपेक प्लस। ओपेक प्लस क्या है, तो इसको भी जान लो। देखो, ऐसा जो मैंने अभी आपको ऊपर कंट्रीज़ के नाम बताए ना ओपेक के अंदर में, वो देश है जो कि तेल का उत्पादन करते हैं, लेकिन उन देशों के अलावा भी कुछ और कंट्रीज़ भी हैं जहाँ पर कच्चा तेल पाया जाता है, उसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो ओपेक कंट्रीज़ के अलावा भी कुछ देश हैं, जो ओपेक कंट्रीज़ के अलावा देश हैं ना, उन्हीं को हम लोग ओपेक प्लस कंट्रीज़ बोल देते हैं, यानी कि कुछ एडिशनल कंट्रीज़ जहाँ पर भी कच्चा तेल देखने को मिल जाता है। तो ओपेक प्लस में जैसे कि अज़रबैजान, बहरीन, ब्रुनई, कज़ाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सूडान, ये कुछ कंट्रीज़ आ जाती हैं जहाँ पर तेल का प्रोडक्शन आपको देखने को मिल जाता है। सवाल यहाँ पर यह है कि सर अभी आपने एक पॉइंट तो बता दिया, एक पॉइंट और रह गया है कि तेल के दाम बढ़ जाएंगे तो इससे इंडिया के ऊपर में क्या असर पड़ेगा। पहला असर पड़ने वाला है करंट अकाउंट डेफिसिट। भारत का जो इम्पोर्ट बिल है वो बढ़ने वाला है, क्योंकि हम लोग कच्चा तेल खरीद रहे हैं। तो पहले खरीद रहे थे 50 रुपये में, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पहले हम खरीद रहे थे 50 रुपये में, और सपोज़ यहाँ पे 1 लीटर खरीदा 50 रुपये में, एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, और अभी वापस से हमें 1 लीटर खरीदना है लेकिन आप 55 रुपये में खरीद रहे हैं। तो क्वांटिटी तो उतना ही है, लेकिन जो प्राइस है वो हमें थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। ठीक है, ज़्यादा यहाँ पर पेमेंट करना पड़ा, इससे क्या हो रहा है, इंडिया का जो इम्पोर्ट बिल है वो बढ़ेगा। दूसरी तरफ हमारा एक्सपोर्ट कम है ही, हम एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा कुछ खास कर नहीं रहे हैं, लेकिन इम्पोर्ट हमारा बढ़ता चला जाएगा। तो इससे क्या होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट देखने को मिलेगा, यानी कि हमारा इम्पोर्ट तो बढ़ जाएगा, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, यानी हमारी कमाई बहुत कम है और खर्चे बहुत सारे हो जाएंगे, और ये कंडीशन किसी भी कंट्री के लिए अच्छी कंडीशन नहीं होती है। दूसरा यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा, वो है इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। अब ऑब्वियस सी बात है, बाहर से ही तेल महंगा खरीद के लाओगे तो अपने देश में भी यहाँ पर उसके जो दाम है ऑब्वियस सी बात है वो बढ़ जाएंगे। तो देश भर में यहाँ पर तेल को लेकर जो महंगाई है वो इंक्रीज़ होने लगेगी जब जब यहाँ पर इस प्रकार का स्टेप उठाया जाता है। फिर बात आएगी फिजिकल हेल्थ के ऊपर में। अब होता यहाँ पर यह है कि आपको भी पता है कि अगर कच्चा तेल सरकार बाहर से लाकर आपको दे रही है ना, तो बाहर से सस्ते दाम में लाती है, उसके बाद में इंडिया में आने के बाद में उस कच्चे तेल के ऊपर में टैक्सेस वगैरह लगते हैं। फिर हमारी केंद्र सरकार अलग टैक्स लेती है और हमारी जो राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो अलग टैक्स लेती है। ठीक है, सब अलग अलग यहाँ पर सरकारें टैक्स ले रही हैं और बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाता है, तो उन कमाई भी उनकी उसी से हो रही है। लेकिन जब दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे ना, और दाम जब जैसे कि तेल के बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ जाएंगे तो महंगा हो जाएगा तेल। अब इंडिया में बहुत ज़्यादा महंगे होने की वजह से बवाल मच सकता है, तो इसके लिए यहाँ पर सरकार को एक कदम ये उठाना पड़ता है कि सरकार को खुद का टैक्स काटना पड़ता है। सरकार जो टैक्स ले रही है उसको कम करना पड़ता है। अब सरकार टैक्स कम करके ही थोड़ा बहुत प्राइस को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन बाहर तो पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। अब इसमें होता है जब सरकार टैक्स कट करेगी तो सरकार का जो रेवेन्यू जनरेशन, उनकी जो मेन आय है, जो उनकी इनकम है, वो यहाँ पर कम हो जाएगी, और इनकम कम होने की वजह से डेवलपमेंट के ऊपर में, देश के विकास के ऊपर में जो पैसा खर्च हो रहा है वो इतना प्रॉपर हो नहीं पाएगा। फिर उसके बाद में जब ऐसा यहाँ पे सिचुएशन हो जाएगी कि हम ट्रेड डेफिसिट में चल रहे हैं, इंपोर्ट बिल बढ़ चुका है, महंगाई बढ़ चुकी है, व्यापार घाटे में चल रहा है, तो इससे जो ओवरऑल हमारे देश की जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो यहाँ पर काफ़ी स्लो हो जाएगी, ये भी एक इम्पैक्ट पड़ जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे इम्पैक्ट पड़ सकते हैं जिसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो ये था हमारा एक कंप्लीट आर्टिकल था हमारा, एडिटोरियल कह लो या आर्टिकल कह लो, ठीक है, एक ही बात है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आता है। अगला आर्टिकल यहाँ पर है, विल प्लेटफॉर्म्स हैव टू टेक डाउन फेक न्यूज़। अभी जो गलत खबरें होती हैं ना, उन गलत खबरों को लेकर क्या हुआ, आईटी रूल्स 2021 के अंदर में संशोधन किया गया, एक अमेंडमेंट किया गया, और अमेंडमेंट कर यहाँ पर बोला गया कि अब से जो फेक न्यूज़ होंगी उसके लिए हम कुछ कदम उठा रहे हैं। वो कदम क्या क्या हैं, आओ यहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे हम। तो अभी कौन सा रूल है, किसमें अमेंडमेंट किया गया, तो ध्यान रखना, एक नया कानून आया है जिसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अमेंडमेंट रूल्स 2023। अमेंडमेंट रूल्स यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, यानी कि ये पुराना वाला एक्ट था 2021 का, जिसके अंदर बदलाव करके अभी 2023 में वापस से इसको लेकर आया गया। तो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उन्होंने यहाँ पर क्या किया, इस आईटी रूल 2021 के अंदर में संशोधन किया, अमेंडमेंट किया। अब अमेंडमेंट क्यों किया गया, उसके पीछे का रीज़न है कि दुनिया भर में, अभी हम इंडिया की बात करें तो इंडिया भर में जो ऑनलाइन
मनी गेम्स हैं जहाँ पर बहुत सारा पैसा लोग लगा रहे हैं उन गेम्स के अंदर में, उन गेम्स को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा फ्रॉड के रिस्क बढ़ चुके हैं और लोग यहाँ पर पैसा इतना ज़्यादा लगा जा रहे हैं कि यहाँ पर लोग डूब भी जा रहे हैं। तो ये जो पूरा गेम चल रहा है, ऑनलाइन गेम चल रहे हैं, बैटिंग चल रही है ना, शर्त वगैरह लगाई जा रही है बहुत ज़्यादा, और सब काम पैसों का चल रहा है, उसको रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर ये अमेंडमेंट किया गया है आईटी रूल के अंदर में। तो क्या अमेंडमेंट हुआ है आप थोड़ा डिस्कस करेंगे, 2023 में क्या क्या नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। जो भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, यानी कि इंटरमीडिएट्स जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो उनकी बात करें तो बोला गया है कि पहला पहला जो रूल यहाँ पर इसमें लेकर आया गया है वो यह है कि कोई भी यहाँ पर ऑनलाइन गेम होगा ना, उसको शेयर करने से मना किया जाएगा, उसको पब्लिश करने से, उसको होस्ट करने से मना किया जाएगा। एक ऐसा ऑनलाइन गेम जो कि कहीं ना कहीं एक यूज़र के लिए हार्मफुल हो सकता है, उसके लिए ख़तरनाक हो सकता है, उसको अप्रूवल नहीं मिलना चाहिए, है ना। जो भी एक सेल्फ रेगुलेटिंग अथॉरिटी होगी वो उसको अप्रूवल नहीं देगी, ना ही उसका कोई एडवर्टीजमेंट होगा, ना ही कहीं पर शेयर किया जाएगा। अगर शेयर किया जाएगा तो वो एक ऑफेंस माना जाएगा, ऐसा यहाँ पर नियम में बोल दिया गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर मेक श्योर करना होगा कि कोई भी जो नॉन ऑथोराइज यानी जो गलत तरीके से ऑनलाइन गेम का एडवर्टीजमेंट हो रहा है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये गेम वो गेम का बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट चल रहा है, यहाँ पर इतना पैसा डालो, इतना पैसा कमाओ, 10 रुपये डालो 1 करोड़ रुपये कमाओ ऐसे बहुत सारे आपने एडवर्टीजमेंट देखे होंगे। आजकल तो यूट्यूब पर शॉर्ट्स में बहुत सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट आने लगे हैं, है ना। तो उन नॉन ऑथोराइज जो ऑनलाइन गेम एडवर्टीजमेंट है उसको यहाँ पे रोकने के लिए भी बोला गया है इसके अंदर में। प्लस बोला ये भी गया है कि केंद्र सरकार के खिलाफ में, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके खिलाफ में अगर कोई यहाँ पर फालतू की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है उसको भी रोका जाएगा, उसको पब्लिश होने से रोका जाएगा और चेक भी किया जाएगा। उसके लिए एक फैक्ट चेकिंग बॉडी होगी, वो यहाँ पर चेक करेगी, और गलत अगर वो फैक्ट चेकिंग बॉडी बोल देती है भाई गलत इन्फॉर्मेशन है सरकार के खिलाफ, तो उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को वो वाली इन्फॉर्मेशन अपने प्लेटफॉर्म से हटानी होगी। ठीक है, तो आप कहोगे सेंट्रल गवर्नमेंट तो अपना दबदबा दिखा रही है। नहीं, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कोई सच्ची बात है, सही बात है कि हाँ ये बोला जा रहा है, ये काम गलत है, वो आप बोल सकते हो। लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन, एक गलत खबर, एक फेक न्यूज़, उसी को यहाँ पर टैकल करने के बारे में बोली गई है। आपके पास में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आपका जो फंडामेंटल राइट है उसको कहीं से कहीं तक वायलेट नहीं किया जा रहा है। आप खुलकर बोल सकते हो, निंदा कर सकते हो, हर काम कर सकते हो, बट जो फेक न्यूज़ है या मिस इन्फॉर्मेशन है वो किसी भी इंसान के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है, इवन पूरे पब्लिक के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है, वायलेंस क्रिएट कर सकती है। तो उस फेक न्यूज़ को यहाँ पर टैकल करने के लिए ये कदम उठाया गया है कि सरकार के खिलाफ में कोई फेक न्यूज़ होगी उसको भी यहाँ पर कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, बाकी ऑनलाइन गेम्स के बारे में हम डिस्कस कर ही चुके हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर और क्या बोला गया है, बोला गया है कि देखो जो बहुत सारी सेल्फ रेगुलेटरीज बॉडीज़ होती हैं, खुद यहाँ पर ये लोग क्या करेंगे, रेगुलेटरी बॉडीज़ को बनाएंगे, और वो रेगुलेटरी बॉडी क्या करेगी, हमारे ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को चेक करेगी, और मतलब खुलकर वो काम कर सकती हैं बॉडीज़। लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा कि उन सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज़ के जो मेंबर्स होंगे उनको हमारी सरकार ही नोटिफाई करने वाली है। ठीक है, तो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज़ बनाने के लिए यहाँ पे बोला गया है ताकि वो ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को पूरी तरह से देख सकें और कहीं ना कहीं यहाँ पर उसका जो गलत उपयोग है वो ना होने दें। अब जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज़ होंगी उनका काम क्या होगा, उनका पहला काम होगा जितने भी यहाँ पर गैम्बलिंग एलिमेंट्स हैं, जो भी गलत तरीके से बैटिंग हो रही है, गैम्बलिंग हो रही है ऑनलाइन गेम्स के अंदर में, उसको यहाँ पर रोकना। ठीक है, उसको रोकने का काम करेगी। दूसरा यहाँ पर मेक श्योर करेगी कि जितने भी ऑनलाइन गेम हैं उसमें लीगल रिक्वायरमेंट्स वो फुलफ़िल कर रहे हो, जो भी लॉज हैं, जो कानून है उसको यहाँ पर ये पूरा का पूरा अपना रहे हो, जो स्टैंडर्ड्स हो उसको यहाँ पर फुलफ़िल कर रहे हो। प्लस यहाँ पे सेफ्टी प्रिकॉशंस हो, जैसे पेरेंटल कंट्रोल वगैरह जैसी चीज़ें यहाँ पर हों, पेरेंट्स जो है उन चीज़ों को रोक सकें, पेरेंट्स के पास में उस चीज़ को कंट्रोल हो, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो ये यहाँ पर लाना होगा। तो ऑनलाइन गेम्स अगर तैयार कर रहे हो तो ये काफ़ी जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। कोई फालतू का अनऑथराइज, ध्यान रखना, अनऑथराइज ऑनलाइन गेम है उसको नहीं चलने देंगे। सवाल यह है कि ये जो बदलाव करे गए इससे फ़ायदा क्या होगा। देखो बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। बोला जा रहा है जो सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पर इससे ये और ज़्यादा इनको एक वार्निंग मिल जाएगी, सतर्क हो जाएंगे, कोई गलत काम नहीं होगा, कोई यहाँ पर जो यूज़र है वो फालतू के काम में फंसने से बच जाएगा। प्लस जो हमारा यहाँ पर डिजिटल नागरिक है वो कहीं ना कहीं उसमें एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा। लोग यहाँ पर सोचेंगे कि हाँ यार देखो हमारे साथ में फ्रॉड नहीं हो सकता, हम यहाँ पर बच जाएंगे, सरकार इसके लिए कदम उठा रही है, इसके लिए ऑलरेडी कानून है ना। तो ये चीज़ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में इंडिया जो है, इंडिया का एक मकसद है डिजिटल इकोनॉमी को अचीव करना। 2025-26 तक हमारा मकसद है कि हम $1 ट्रिलियन तक की डिजिटल इकोनॉमी को अचीव कर सकें। कैसे, जो इंडिया की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है इसको और ज़्यादा एक्सपैंड करके आगे।
तो एक्सपैंड करके बहुत बड़ी डिजिटल इकोनॉमी को अचीव किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना, ऑनलाइन गेमिंग में बहुत सारे अनऑथोराइज गेम है, बेटिंग है, फ्रॉडिंग है, तो उसको यहाँ पे कंट्रोल किया जाए, उसको यहाँ पे रोका जाए। ये हमारा मेन मकसद है कि इसमें किसी के साथ में कोई घोटाला ना हो, किसी यूज़र को कोई नुकसान ना हो। ठीक है। बाकी यहाँ पर क्वेश्चन यह है कि आपने बोला था कि गवर्नमेंट के खिलाफ में अगर कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो उसको भी हटाया जाएगा, उसके लिए फैक्ट चेकिंग यूनिट देखने को मिलेगा। हाँ बिल्कुल, जैसा आपके पास में अभी के समय पे पीआईबी फैक्ट चेकिंग है। आप ट्विटर पर जाओ, कहीं पर भी जाओ, पीआईबी फैक्ट चेक टाइप करोगे, अलग अलग जगह पर अकाउंट्स बनने में, वो अकाउंट क्या करते हैं, वो अलग अलग इन्फॉर्मेशन को देखते हैं और वहाँ पे फैक्ट चेक बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल ये सरकार ने बोला या नहीं बोला है। ठीक है, क्योंकि वो सरकार की डायरेक्टली वेबसाइट है। तो मिनिस्ट्री ने, हमारे मंत्रालय ने क्या किया है, रिसेंटली सजेशन ये दिया है कि हमारे पास में जो फेक न्यूज़ देखने को मिलती है ना, उसको चेक करने के लिए हमारे पास में कोई पीआईबी जैसा फैक्ट चेक नहीं होगा, लेकिन एक अलग से बॉडी होगी। सोशल मीडिया कंपनीज जितनी भी होने वाली है ना, उन सबको बोला गया है कि आपको एक मिस इन्फॉर्मेशन कॉम्बैट अलायंस बनाना होगा। एक ऐसा ग्रुप बनाना होगा जो कि गलत खबरों से लड़ सके, मिस इन्फॉर्मेशन को टैकल कर सके। और ये जो अलायंस है, ये एक सर्टिफिकेशन बॉडी की तरह काम करने वाला है, ध्यान में रखना, जिन पे आप विश्वास भी कर सकोगे। और वो जो बॉडीज़ हैं वो आपको जो भी डेटा देंगी, जो भी खबरें देंगी, वो फैक्ट चेक करके देंगी कि सरकार ने एग्जैक्टली बोला या नहीं बोला है। तो वो एक सबसे इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट चीज़ यहाँ पे नज़र आएगी। तो फेक न्यूज़ को कंट्रोल करने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग अगले पेज पर। तो अगले पेज पर कुछ काम करनी है, देन आएंगे बिजनेस पेज पर। बिजनेस पेज पर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ रेलिवेंट आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। अभी वर्ल्ड बैंक 2 दिनों पहले हमने कवर किया था, तो यहाँ पे कुछ खास चीज़ें नहीं है, मैं आपको पहले बोल चुका हूँ। प्रोडिक्शंस वगैरह आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, बट एक आर्टिकल यहाँ पर थोड़ा काम का है और इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है। और ऐसे कॉन्सेप्ट को लेकर पहले क्वेश्चन बन भी चुका है, जैसे ग्रीन बॉन्ड है। ग्रीन बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, ग्रीन बॉन्ड्स क्या होता है, क्योंकि यूपीएससी गोल्ड बॉन्ड्स को लेकर सवाल ऑलरेडी पूछ चुका है। ठीक है, तो हुआ क्या है कि एक कंपनी है आरईसी, इन्होंने 750 मिलियन डॉलर, कितने, 750 मिलियन डॉलर का जो अमाउंट है वो अभी यहाँ पर इन्होंने गेन किया है। कैसे गेन किया है, ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से। ठीक है, अब वो जो बॉन्ड्स है वो सब मैच्योर होंगे 11 अप्रैल 2028 को, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो जिन्होंने भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया होगा उन सबको उनका जो पैसा है प्लस इंटरेस्ट है वो सब यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन ऐसे बहुत सारी जो सरकारें हैं, कंपनियां हैं, वो सब ग्रीन बॉन्ड जारी करके क्या करती हैं, बहुत सारा जो अमाउंट है वो रेज कर लेती हैं। तो अभी यहाँ पर ये स्टेट की ओन्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल फर्म है आरईसी लिमिटेड, जिन्होंने क्या किया है, ये पैसा उठाया है ग्रीन बॉन्ड जारी करके। अब बॉन्ड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो आपको पता है ना कि सरकार भी क्या करती है, काफ़ी सारे जो बॉन्ड है वो जारी करती है। बॉन्ड में क्या होगा, एक इंस्ट्रूमेंट, एक पेपर आपको दे दिया जाएगा और उस पेपर के माध्यम से आपको पता होगा कि आपने कितने रुपए सरकार को दिए हैं। सपोज़ यहाँ पे आप चाहते हो सरकार के पास में इन्वेस्टमेंट करना और गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत है। अब गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत है तो गवर्नमेंट ने सोचा कि एक आइडिया क्यों ना लेकर आते हैं, हम लोगों से पैसा ले लेते हैं, पब्लिक से यहाँ पर पैसा ले लेते हैं और पब्लिक से पैसा लेने के बाद में उनको एक गारंटी, एक इंश्योरेंस दे देंगे, मतलब इंश्योर कर देंगे कि भैया आपका पैसा हमारे पास में सुरक्षित है और जितने समय के लिए है, तो जैसे 10 साल के लिए आपका पैसा हमारे पास में, तो 10 साल बाद जो आपको पैसा मिलेगा वो पूरे सूद समेत ब्याज के साथ में मिलेगा, एक अच्छे ब्याज के साथ में। इससे क्या होगा, आपका पैसा सुरक्षित भी और ब्याज के साथ में मिलेगा। उसके लिए सरकार ने क्या किया, सोचा एक बॉन्ड जारी कर देते हैं, एक कागज़ हम लोगों को दे देंगे, है ना, पूरा एक ऑफिशियल पेपर दे देंगे जहाँ पे सब कुछ लिखा होगा। अब सपोज़ यहाँ पर आप हो, आपने यहाँ पे क्या किया, आपने सरकार से बोला कि देखो हमें भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, सरकार का जो बॉन्ड है वो परचेज़ करना है। तो क्या होगा, गवर्नमेंट यहाँ पे अपने बॉन्ड दे सकती है। अब बॉन्ड जो है ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे यहाँ पर ग्रीन बॉन्ड बोला गया है, तो ग्रीन बॉन्ड किस पर्पज़ से होगा, ग्रीन जब भी हम बात करते हैं ग्रीन की तो मतलब एनवायरमेंट से रिलेटेड होता है। तो सरकार को सपोज एनवायरमेंट के लिए कोई काम करना है, एनवायरमेंट के लिए ग्रीन प्रोजेक्ट्स लगाने हैं, सोलर पैनल लगाने हैं, सोलर पार्क्स बनाने हैं जो कि एनवायरमेंट की सुरक्षा करेंगे, तो उसके लिए सरकार क्या करेगी, ग्रीन बॉन्ड को जारी करेगी। ग्रीन बॉन्ड जो कि स्पेशली एनवायरमेंट के लिए होंगे। अब ये ग्रीन बॉन्ड जारी करेगी तो यहाँ पे जो लोग हैं वो इन बॉन्ड को परचेज करेंगे और जो पैसा है वो सरकार के पास में जमा कर देंगे। अब एक टाइम पीरियड होगा कि हाँ भाई इतने साल बाद आपका बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा, इतने साल बाद यहाँ पर आप जो बॉन्ड है, बॉन्ड का पैसा सारा जो है हमसे ले सकते हो और सूद समेत ब्याज के साथ में हम आपको देंगे, जो ब्याज चल रहा होगा वो ब्याज के साथ में आपको पैसा मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट के पास में जब ज़रूरत थी तो पैसा भी आ गया, वो पैसा उन्होंने प्रोजेक्ट में लगा दिया, फिर एक टाइम बाद वहाँ से अर्निंग करने के बाद में क्या कर दिया, उन्होंने यहाँ पर वो जो पैसा लोगों का लौटा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से जो ग्रीन बॉन्ड्स है वो काम करते हैं। तो ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में इतना डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है और ये हम पहले डिस्कस कर ही चुके हैं। ग्रीन बॉन्ड्स यहाँ पे कंपनीज, कंट्री या कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई भी इशू कर सकता है।
अगर उसे एनवायरनमेंट के लिए काम करना है, क्लाइमेट चेंज के लिए काम करना है, तो उसके लिए यहाँ पर ये बॉन्ड को जारी कर सकता है। और जो भी पैसा इकट्ठा होगा उस पैसे से रिन्यूएबल एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रीन बिल्डिंग्स, इसके ऊपर पैसा खर्चा जा सकता है। फिर यहाँ पर कमाई करने के बाद में जो लोग हैं उनका पैसा यहाँ पर इन जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में लौटाया जा सकता है। तो ये यहाँ पर ग्रीन बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट आपको नज़र आएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना। आगे आते हैं उसके बाद अगले आर्टिकल पर। अब फटाफट हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन को देखते हैं। आज का प्रीलिम्स का क्वेश्चन क्या था, भारत में सीसीओ का रोल क्या है ये आपको बताना था। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स थे, एग्जैक्टली कौन सा करेक्ट है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1, 2 एंड 3। तो जो ऊपर के तीनों स्टेटमेंट्स है ये तीनों सही हैं, बाकी चौथा स्टेटमेंट गलत है। तो सीसीओ क्या है, कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मेन काम है जो कोयला सेक्टर है उसको यहाँ पे कंट्रोल करना। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर में यहाँ पर ये बॉडी आती है। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, बाकी छोटे छोटे ऑफिस धनबाद, रांची, बिलासपुर, नागपुर में भी आपको देखने को मिल जाता है। इसका मेन काम क्या है, कोल के प्रोडक्शन को लेकर जितना डेटा है उसको कलेक्ट करना, उसको मेंटेन करने का काम भी करता है। इसी वजह से स्टेटमेंट 1 हमारा सही है, क्योंकि ये सारे के सारे जो स्टैटिस्टिक्स है, डेटा है, उसको कलेक्ट करने का काम करता है। दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही है, क्योंकि यहाँ पर जो इसका टास्क है वो है कैप्टिव माइंस को मॉनिटर करना। कैप्टिव माइंस कौन सी होती हैं, ध्यान रखना, जो कैप्टिव माइंस होती हैं ना, उसमें क्या होता है खासकर, वो अलग अलग जो कंपनीज़ है, आपको पता है ना, खनन करनी जाती हैं कोल माइंस के अंदर में, तो वो कंपनीज़ खुद से यहाँ पर ओन कर रही होती हैं, और जो भी कोयला, जो भी मिनरल उस माइन से प्रोड्यूस करती हैं वो कंपनी, उसको अपने ही उपयोग में लेती हैं, अपना ही यूज़ करती हैं। वो जो कंपनी है वो उस कोयले को बेच नहीं सकती, है ना, उसके बाद में यहाँ पर अपने मिनरल को नहीं बेच सकती, बाहर नहीं बेच सकती, अपने लिए यहाँ पर वो यूज़ में ले लेती हैं। उनको हम लोग कैप्टिव माइंस बोलते हैं। तो इस प्रकार के कैप्टिव माइंस को यहाँ पर कंट्रोल करने की पावर भी हमारे पास में, हमारे जो सीसीओ है उसके पास में देखने को मिल जाती हैं। तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि जो कोल ब्योरिंग एरिया है ना, जहाँ पे कोयला देखने को मिलेगा, उसके एक्विजिशन, उसकी खरीदारी, उसका जो डेवलपमेंट है, उसको लेकर पूरा एक्ट है 1957 का। तो उसमें बोला गया है कि जो कोल कंट्रोलर है ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट अथॉरिटी है, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बॉडी है इस एक्ट के अंदर में, जिसका मेन काम क्या है, हमारी केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन की सुनवाई करना। जो केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशंस हैं, है ना, जो भी कोई भी नोटिफिकेशन है कोल बियरिंग को लेकर आया है ना, तो उसको लेकर कोई भी आपत्ति है तो उसकी सुनवाई करने का काम भी सीसीओ ही करता है। चौथा स्टेटमेंट हमारा गलत है। चौथा स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि सीसीओ का मेन काम क्या था वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं। बाकी जो कोल माइनिंग कंपनीज़ होती हैं ये उनकी जिम्मेदारी होती है, मतलब कोल माइनिंग कंपनीज़ जो हैं वो जहाँ पर उस कोयले का यूज़ होना है वहाँ तक कोयला पहुँचाना, ये जिम्मेदारी सीसीओ की नहीं है, कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन की नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। इस वजह से स्टेटमेंट 4 जो है हमारा वो हो जाता है गलत, और स्टेटमेंट 4 अगर निकल जाएगा तो 2 स्टेटमेंट हमारे ऐसे ही खत्म हो गए। वैसे थर्ड वाला स्टेटमेंट भी सही है, इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर ए 1, 2 एंड 3 इज़ द करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं, जब मैं कम्युनिटी पोस्ट में इस प्रकार के क्वेश्चन डालता हूँ ना, तो लोग पूछते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, तो प्लीज़ वीडियो को ओपन करके वीडियो के अंत में आया करो, वहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। ठीक है, नाउ मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।